इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। 22 मई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिका ने ऐलान किया कि वो पोलैंड में मजीद 5,000 फौजी तैनात करेगा। सदर ट्रंप ने इस फैसले को सिक्योरिटी ताउन के तनाज़ुर में अहम करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम वापस लेकर तबाह किया जाएगा और जौहरी हथियारों की तैयारी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। अमेरिका ने ईरान जंग के बाइस ताइवान को $14 अरब के हथियारों की फरोख्त भी मौखर कर दी। We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में टोल लेने का निज़ाम अगर नाफिज हुआ तो अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती मुआहिदा मुमकिन नहीं होगा। रूबियो का मज़ीद कहना है कि भारत अमरीका का अहम इत्तेहादी और पार्टनर है और उनका हालिया दौरा इंडिया निहायत अहमियत रखता है, जबकि दूसरी जानिब उन्होंने क्यूबा को अमरीका के लिए एक खतरा करार दिया। Cuba not only has weapons that they've acquired from Russia and China over the years, but they also host Russian and Chinese intelligence presence in their country, not far from where we're standing right now. ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि इस वक्त मुज़ाकरात का फोकस सिर्फ जंग के खात्मे पर है और यूरेनियम के ज़खायर पर कोई बातचीत नहीं हो रही। ارزان به دست نیاوردیم. این تجربه رو ما حتما در هر تصمیمی مد نظر قرار خواهیم داد. पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चीन में ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर बात करेंगे, तहम फील्ड मार्शल के दौरा ईरान की तस्दीक नहीं की जा सकती। इसी दौरान पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की ईरानी वज़ीर खारजा से दोबारा मुलाकात भी हुई है। अफगानिस्तान में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक, जहां तकरीबन 47 लाख अफराद शदीद भूख के खतरनाक बहरान का शिकार हैं। इमदादी कटौतियों, तालिबान पॉलिसियों और खुश्क साली ने बहरान को मजीद संगीन बना दिया है। ये वस्ती अफगानिस्तान में गौर का इलाका है। जुमा खान कहते हैं कि उन्हें डर है कि उनके बच्चे भूख से मर जाएंगे। वो इज्जत के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं, मगर भूख ये होने नहीं देती। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान की गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और 3 एहलकारों की गुमशुदगी का मामला ताहाल हल न हो सका। सवाल ये है कि ये मामला इतने अरसे से क्यों उलझा हुआ है। गवादर यूनिवर्सिटी के लापता होने वाले वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर और पर्सनल स्टाफ ऑफिसर को कोयटा में यूनिवर्सिटी के सेनेट के इजलास में शिरकत करनी थी और ये इजलास यहाँ गवर्नर हाउस कोयटा में मुनक्किद होना था। भारत में चीफ जस्टिस के बयान के बाद एक नई सियासी और समाजी तहरीक काकरोच जनता पार्टी के चर्चे हैं। आखिर ये तहरीक क्या है और इसके पीछे कौन से अवामिल कारफरमा हैं? क्या आपने देखा है कि नौजवान कॉकरोच जैसे हैं? वो बेरोजगार हैं, उन्हें किसी भी पेशे में कोई जगह नहीं मिलती। उनमें से कुछ सहाफ़ी बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर वो सब पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़िश्ता बरस कत्ल होने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ की वालिदा का दिल दहला देने वाला बयान सामने आया है। वो कहती हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाता और इंसाफ ना मिलता तो मैं अपनी बेटी को क्या जवाब देती। कुछ हो भी गया तो फिर मैं जाके बेटी को क्या जवाब दूँगी? उधर जाके वो मुझे कहेंगी कि मामा इंसाफ, अब खाली हाथ आ गए आप उधर से, मेरे लिए इंसाफ भी नहीं मांगी। इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम लेकर इसे तबाह करने का इरादा रखते हैं और अमरीका ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देगा। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम वो यानी यूरेनियम ले लेंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, हम इसे हासिल करने के बाद तबाह कर देंगे। उनका कहना था कि अमेरिका ईरान के पास अफज़ूदा यूरेनियम मौजूद नहीं रहने देगा। No, we get the highly enriched. We will get it.
We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि अमेरिका ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दे सकता। उनके मुताबिक इस हवाले से अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल कर लिए तो मशरिक़ वस्ता में जौहरी जंग छिड़ सकती है, जिसके असरात अमेरिका और यूरोप तक पहुंच सकते हैं और अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा। दूसरी जानिब उन्होंने यूरोप में अमरीकी फौजी हिकमत अमली से मुतल्लिक भी एक अहम ऐलान किया है। उनके मुताबिक अमेरिका पोलैंड में मज़ीद 5000 फौजी भेजेगा। अगरचे एक हफ्ता कबल अमरीकी महकमा दिफा यानी पेंटागन ने वहां 4000 फौजियों की तैनाती का मंसूबा मनसूख कर दिया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह फैसला पोलैंड के सदर के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पर किया गया है। पोलैंड के सदर ने भी इस फैसले को सराहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह फैसला पोलैंड के सदर के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पर किया गया है, जिनकी उन्होंने गुज़िश्ता बरस इंतखाबी मुहिम के दौरान हिमायत भी की थी। ये वाज़ेह नहीं कि ये इजाफी फौजी पहले मनसूख किए गए मंसूबे का हिस्सा है या किसी नए ऑपरेशन का आगाज है। हालिया महीनों में व्हाइट हाउस ये इशारा भी दे चुका है कि वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत यूरोप में अपनी फौजी मौजूदगी में कमी चाहता है। इसी महीने अमेरिका ने जर्मनी से भी 5000 फौजी वापस बुलाने का ऐलान किया था, जो ईरान के मामले पर जर्मन चांसलर के साथ इख्तलाफ के बाद सामने आया था। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि पोलैंड जाने वाले फौजी जर्मनी से वापस आने वाले दस्ते का हिस्सा होंगे या ये एक अलग तैनाती है। ट्रंप ने नेटो इत्तेहादियों पर भी तनकीद की और कहा कि वो ईरान के खिलाफ दबाव डालने में अमेरिका का साथ नहीं दे रहे। ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब एक हफ्ता कबल अमेरिकी महकमा दिफा ने पोलैंड में 4000 फौजियों की तैनाती रोकने का ऐलान किया था। बाद में अमेरिकी वज़ीर दिफा ने वजाहत की कि यह सिर्फ आरजी ताखीर थी और अमेरिका पोलैंड में अपनी मजबूत फौजी मौजूदगी बरकरार रखेगा। पोलैंड के सदर, जो ट्रंप के करीबी हामी समझे जाते हैं, का कहना है कि ट्रंप वो वाहिद आलमी रहनुमा है जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को रोक सकते हैं और यूक्रेन की जंग खत्म करा सकते हैं। पोलैंड के सदर ने यूरोपीय सलामती के लिए अमेरिका के किरदार को भी अहम करार दिया है। अगरचे ट्रंप माजी में नेटो और यूरोपीय ममालिक पर तनकीद करते रहे हैं, कुछ अमेरिकी सियासतदानों ने जर्मनी से फौजियों की वापसी के फैसले पर भी तशवीश जाहिर की है और कहा है कि इससे रूस को गलत पैगाम जा सकता है। मौजूदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जर्मनी में अमेरिका के 36,000 से ज्यादा फौजी तैनात हैं, जबकि इटली और बरतानिया में ये तादाद निस्बतन कम है। इसी दौरान अमेरिकी बहरिया के कायम मुकाम सेक्रेटरी ने कहा है कि अमेरिका ताइवान को $14 अरब तकरीबन 4 खरब पाकिस्तानी रुपए के हथियारों की फरोख्त को आर्जी तौर पर रोक रहा है, ताकि ईरान के साथ जंग के लिए अपने पास काफी हथियार मौजूद रख सके। उन्होंने सेनेट की एक समाअत के दौरान इस बात की तस्दीक की। ये बयान उस वक्त सामने आया है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद इस मुआहदे के हवाले से गैर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया था। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अगर ईरान आबनाए हुर्मुज़ में टोल या फीस लेने का निज़ाम नाफिज करता है तो अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती मुआहिदा मुमकिन नहीं रहेगा। साफियों से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि दुनिया में कोई भी इस तरह के निज़ाम के हक में नहीं होगा और ये इकदाम नाकाबिले कबूल होगा। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक उनका कहना था कि अगर ईरान इस रास्ते पर चलता रहा तो न सिर्फ मुआहिदे की राह मजीद मुश्किल हो जाएगी, बल्कि ये आलमी सतह पर खतरे का बाइस भी बन सकता है और इसे मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी अमल तस्वुर किया जाएगा। रूबियो ने यह भी कहा कि ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त जरूर हुई है। उनके मुताबिक मस्बत इशारे मौजूद हैं, ताहम वो ज्यादा पुरउम्मीद होने से गुरेज कर रहे हैं और आइंदा चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इसी दौरान उन्होंने अपने आइंदा दौरा भारत से मुतल्लिक भी गुफ्तगू की और कहा कि भारत अमेरिका का अहम इत्तेहादी और पार्टनर है और दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम मामलात पर ताउन जारी है। मार्को रूबियो के मुताबिक वो 23 मई से 26 मई तक भारत के 4 रोज़ा दौरे पर जाएंगे, जहां वो नई दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और आगरा का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरे के दौरान तवानाई के शोबे पर खासी तवज्जो दी जाएगी और अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी जरूरत के मुताबिक जितनी तवानाई खरीदना चाहे खरीदे। उनके मुताबिक अमेरिका इस वक्त तवानाई की पैदावार और बरामदाद की तारीखी सतह पर है और इसे मजीद बढ़ाने का इरादा रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के तवानाई पोर्टफोलियो में अमेरिका का हिस्सा बढ़ाने पर पहले से बातचीत जारी है। उनके मुताबिक ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि इस दौरान क्वाड ममालिक के साथ मुलाकातें भी होंगी। आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक खदशात के तनाज़ुर में यह भी कहा गया है कि अगर इस रास्ते से आज़ाद बाहरी आमदोरफ्त मुतासर हुई तो इसके आलमी तवानाई बहरान पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं।
جس سے भारत भी मुतासिर हो सकता है। अगरचे भारतीय हुकूमत बारहा कह चुकी है कि मुल्क के पास तवानाई के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। एक अलग बयान में मार्को रूबियो ने क्यूबा को अमेरिका की कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया और कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुकम्मल अमन मुआहदे के इम्कानात महदूद हैं। ये बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिका ने क्यूबा के साबिक सदर राउल कास्त्रो पर 1996 में 2 तैयारे गिराने और अमेरिकी शहरियों की हलाकत का इल्जाम आयद किया है। रूबियो ने कहा कि अमेरिका अब भी मसले का हल सिफारती तरीके से चाहता है, ताहम सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने मुल्क के तहफ्फुज़ का हक हासिल है। Cuba not only has weapons that they've acquired from Russia and China over the years, but they also host Russia and Chinese intelligence presence in their country, not far from where we're standing right now. So Cuba has always posed a national security threat to the United States. They, by the way, have been one of the leading sponsors of terrorism in the entire region. And the other thing that poses a threat to the national security of the United States is to have a failed state 90 miles from our shores run by friends of our adversaries. दूसरी जानिब क्यूबा में ईंधन की शदीद कमी, तवील बिजली की बंदिश और खुराक की किल्लत जैसे बहरान जारी हैं, जिनकी एक बड़ी वजह अमरीकी पाबंदियां बताई जाती हैं। क्यूबा ने अमेरिका की जानिब से $100 मिलियन की इंसानी इमदाद कबूल करने की तस्दीक भी की है, ताहम इसके साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी भी बरकरार है। क्यूबा के वजीर खारजा ने रूबियो के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इन्हें झूठ करार दिया और कहा कि क्यूबा ने कभी अमरीका के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। उनके मुताबिक अमरीका की जानिब से सख्त इक़दामात और दबाव की पॉलिसी खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा रही है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस मरहले पर ईरान के मुज़ाकरात का मरकज़ सिर्फ लबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग के खात्मे पर है, जबकि जौहरी मामलात या अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर से मुतल्लक मीडिया में सामने आने वाली खबरें और दावे महज क़यास आराइयां हैं और इनकी कोई हकीकत नहीं। داره انجام میده در منطقه ما یک نقض مستمر مهمترین اصل حقوق بین الملل هست. 24 ساعته. اگر بپذیریم که مهمترین رکن سازمان ملل متحد اصل منع توسل به زور یا تهدید به استفاده از زور هست، خب این اصل به صورت इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि अफजूदा मवाद या यूरेनियम की अफजूदगी से मुतल्लक जो भी बातें ज़ेर गर्दिश हैं वो दुरुस्त मालूमात पर मबनी नहीं हैं और उनमें हकीकत से ज़्यादा अंदाजे शामिल हैं। उनके मुताबिक मुज़ाकरात की असल तफसीलात सिर्फ मजाज हुकाम और मुज़ाकराती टीम का तर्जुमान ही जारी करेगा। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गुफ्तगू के दौरान कहा था कि अमरीका ईरान के पास मौजूद अफजूदा यूरेनियम हासिल करेगा और इसे बाद में तबाह भी किया जा सकता है, ताहम ईरान को इस मवाद पर कंट्रोल नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से भी इस मामले में सिफारती सरगर्मियों में तेजी देखी गई है। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता 2 दिनों में दूसरी बार ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से मुलाकात की है। ये मुलाकात ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिन मुआहदे और तनाज़े के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर के सिलसिले में हुई है। फार्स खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है जो मुबैना तौर पर जंग के खात्मे से मुतल्लिक हैं। इसी दौरान ये इतलात भी सामने आई है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुमकिन तौर पर तेहरान का दौरा कर सकते हैं ताकि ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की कोशिशों में किरदार अदा किया जा सके। अफगानिस्तान इस वक्त भूख और इंसानी बहरान की एक संगीन सूरत-ए-हाल से गुजर रहा है, जहां इमदाद में कमी, तालिबान हुकूमत की पॉलिसियों और मुसलसल खुश्क साली ने लाखों लोगों की जिंदगी को शदीद मुतासर किया है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि हर 4 में से 3 अफगान शहरी खुराक, रोजगार और इलाज जैसी बुनियादी जरूरियात के हसूल के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तकरीबन 47 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और कहत के दिहाने पर खड़े हैं। गैर मुल्की साफियों के लिए अफगानिस्तान तक रसाई आसान नहीं, लेकिन बीबीसी के नामा निगार योगिता लिमाई अफगानिस्तान के सूबा गौर तक पहुंची और वहां के जमीनी हकाइक को अपनी आंखों से देखा। इस रिपोर्ट के बाज़ मनाज़िर नाजरीन के लिए तकलीफ दे हो सकते हैं। जिंदा रहने की जद्दोजहद की एक वाज़ेह तस्वीर जो हर सुबह सूरज निकलते ही शुरू होती है। सैकड़ों मर्द, जवान और बूढ़े इस मकामी चौक में काम की तलाश में जमा होते हैं। ये वस्ती अफगानिस्तान में गौर का इलाका है। इनमें से कुछ महज लड़के हैं। 16 बरस के ज़ियाउल हक 2 दिन पैदल चलकर अपने गांव से यहाँ पहुंचे। 6 हफ्तों में मोहम्मद गुल को कोई काम नहीं मिला।
जुमा खान कहते हैं कि उन्हें डर है कि उनके बच्चे भूख से मर जाएंगे। वो इज्जत के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं मगर भूख ये होने नहीं देती। एक शख्स काम की पेशकश करता है। वो झुंझलाते हैं कि वो उन्हें चुन ले क्योंकि ये नौकरी तयन करेगी कि उनका खानदान आज कुछ खाएगा या नहीं। तो मोटरसाइकिल पर सवार ये शख्स मजदूरों की तलाश में आया है। आप देख सकते हैं कि कितने लोग खुद को इस पर फेंक रहे हैं। एक दिन का काम तलाश करने की शदीद बेकरारी। पिछले कुछ घंटों में हमने चंद गाड़ियों को गुजरते देखा है। कई अफराद गाड़ियों पर कूद पड़े। हकीकत यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों को यहाँ से बगैर काम मिले ही जाना पड़ेगा। इस मुल्क को दुनिया में बदतरीन भूख के बहरानों में से एक का सामना है, जिसके पीछे कई वजूहात हैं। बैनुल-अक़वामी इमदाद में कटौती, तालिबान हुकूमत की पॉलिसीज और कुदरती आफात। हम करीब ही एक देही इलाके में आ गए हैं। अब्दुल रशीद अजीमी के घर पर हमारा अचानक इसके तबाहकुन असरात से सामना हुआ। वो अपनी बेटियों को बुलाते हैं। रुक़ैया और रोहीला जुड़वा हैं। दोनों की उम्र 7 बरस है। अब्दुल रशीद ये बताने के लिए बेचैन हैं कि वो नाकाबिले बर्दाश्त इंतखाब क्यों कर रहे हैं। मैं अपनी बेटियां बेचने को तैयार हूँ। मैं गरीब और मकरूज हूँ। मैं प्यासे होंठों के साथ परेशान और उलझन में घर आता हूँ। मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं, बाबा हमें रोटी दो। लेकिन मैं क्या दे सकता हूँ? काम कहाँ है कि मैं कुछ कमा सकूँ? ये मेरा दिल तोड़ देता है। अब्दुल कहते हैं कि यही एक वाहिद तरीका है कि मैं अपने दीगर बच्चों को खिला सकूँ। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं। हम जिस भी घर में गए, लोगों ने हमें बताया कि उन्हें किस नहज तक पहुंचा दिया गया है। शाइका को अपेंडिसाइटिस की सर्जरी की ज़रूरत है। उनके वालिद सईद अहमद के पास रकम नहीं है, तो उन्होंने अपनी बेटी को 2 लाख अफगानी यानी $3000 में बेचने की रजामंदी जाहिर की है। अगर वो सर्जरी के बगैर मर गई तो क्या होगा? इस तरह कम से कम वो जिंदा रहेगी। मेरे लिए यही काफी है। सईद का कहना है कि 5 साल में जब वो 10 साल की हो जाएगी, शाइका अपने खानदान को छोड़कर दूर दराज के एक रिश्तेदार के घर जाएगी जिसने उसे अपने बेटे से शादी करवाने के लिए खरीदा है। ये वो कम्युनिटीज हैं जिन्हें अपने तौर पर बहरान से लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। बलूचिस्तान में एक और तशवीशनाक वाक़े ने तालीमी और सरकारी हलकों में बेचैनी पैदा कर दी है, जहां गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर समेत 3 एहलकार ताहाल लापता हैं। इनमें 2 PhD असातिज़ा भी शामिल हैं, जिनकी बाजियाबी अब तक मुमकिन नहीं हो सकी। ये तीनों अफराद बलूचिस्तान के किस इलाके से लापता हुए? सरकारी हुकाम इस मामले पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं और अब तक की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? जानते हैं कोयटा से मोहम्मद कासिम की इस रिपोर्ट में। ग्वादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर और यूनिवर्सिटी के 3 दीगर एहलकार गुज़िश्ता 9 दिनों से लापता हैं। ग्वादर यूनिवर्सिटी के लापता होने वाले वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर और पर्सनल स्टाफ ऑफिसर को कोयटा में यूनिवर्सिटी के सेनेट के इजलास में शिरकत करनी थी और ये इजलास यहाँ गवर्नर हाउस कोयटा में मुनक्किद होना था। इस इजलास में शिरकत के लिए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर अहमद और पर्सनल स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर इरशाद बुलेदी, ड्राइवर आतिम बदल के हमरा ग्वादर से 13 मई की सुबह को कोयटा के लिए रवाना हुए थे। इस हवाले से यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर दौलत खान से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि वो और दीगर मुतल्लिका ऑफिसर एक गाड़ी में पहले रवाना हुए, जबकि वाइस चांसलर और उनके साथ लापता होने वाले दीगर अफराद 1.5-2 घंटे बाद रवाना हुए। इस हिसाब से शाम 7 बजे तक उनको कोयटा पहुंचना था, लेकिन जब शाम 7 बजे उन्होंने राब्ते की कोशिश की तो सब के नंबर बंद जा रहे थे। रजिस्ट्रार के मुताबिक जब वाइस चांसलर और उनके साथ सफ़र करने वाले दीगर लोगों से राब्ता नहीं हुआ तो हमें तशवीश लाक हुई और इस सूरत-ए-हाल से हमने मस्तुंग पुलिस के हुकाम को आगाह किया। वाइस चांसलर के बेटे हमीद अख्तर ने बताया कि उनके वालिद की उम्र 72 साल है और इसके साथ वो शुगर के मरीज़ भी हैं।
जब मस्तुंग में सरकारी हुकाम से हमारा रब्ता हुआ तो एक सीनियर सरकारी एहलकार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वाइस चांसलर और उनके साथ सफ़र करने वाले दीगर अफराद के मोबाइल फ़ोन्स के सिग्नल्स ज़िला मस्तुंग में कटकुचा के इलाके कंड उमरानी में मुनक़ता हुए थे। उन्होंने कहा कि इस हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का सिलसिला जारी है और उन्होंने शुबे का इज़हार किया कि वाइस चांसलर और उनके साथ सफ़र करने वाले दीगर अफराद को अगवा किया गया। इन 3 PhD असातिज़ा के लापता होने के 2 रोज़ बाद नोशकी शहर में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के कत्ल का वाक़या पेश आया था। असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद खान उर्फ गमखार अयात को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया था। इन वाक़यात पर जो असातिज़ा कम्युनिटी है उनमें तशवीश की एक शदीद लहर दौड़ गई है। आज टीचर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। आप यकीन करें क्वेटा शहर में है ना ये यूनिवर्सिटी सरियाब रोड पे ब्यूटम है, यहाँ के टीचर घर से आते हुए इस खौफ में आते हैं कि हम वापस घर जिंदा जाएंगे या नहीं जाएंगे, हमें कोई उठाए। तो हम हुकूमत से यही मुतालिबा है कि टीचर्स को तहफ़्फ़ुज़ दो। सीनियर असातिज़ा के लापता होने और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के कत्ल के वाक़े के खिलाफ कोयटा, नोशकी, ग्वादर और तुर्बत में एहतजाजी मुजाहरे हुए और ये मुतालबा किया गया कि सीनियर असातिज़ा को बहिफाजत बाजियाब किया जाए और मारे जाने वाले प्रोफेसर के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। महकमा दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान बाबर यूसुफ़ज़ई का कहना है कि सीनियर असातिज़ा की बहिफाजत बाजियाबी और नोशकी में प्रोफेसर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल को बरूकार लाया जा रहा है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। नौजवानों का मवाजना काकरोच से किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर काकरोच जनता पार्टी के नाम से एक गैर मामूली मुहिम तेजी से तवज्जो हासिल कर रही है। आखिर ये पार्टी है क्या? इसके क़याम के पीछे क्या सोच कार फरमा है? इसका मकसद क्या बताया जा रहा है और इसका हिस्सा बनने के लिए क्या शराइत रखी गई हैं? तफसीलात बता रहे हैं मेहताब आलम। क्या आपने देखा है कि नौजवान कॉकरोच जैसे हैं? वो बेरोजगार हैं, उन्हें किसी भी पेशे में कोई जगह नहीं मिलती। उनमें से कुछ सहाफ़ी बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, कुछ RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर वो सब पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। क्या आप किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनना चाहेंगे जिसका नाम कॉकरोच पर हो? जी हाँ, आपने सही सुना, कॉकरोच। गुज़िश्ता दिनों इंडिया में एक पार्टी शुरू हुई जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी और रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 2 लाख से ज़्यादा लोग इसका हिस्सा बन चुके हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर ये लगातार ट्रेंड कर रहा है और इंस्टाग्राम पर इसके 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, जो कि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से 2 मिलियन ज़्यादा है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कॉकरोच जनता पार्टी का मकसद क्या है और कोई इसका कैसे हिस्सा बन सकता है, चलिए हम ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत दरअसल गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने एक केस की सुनवाई के दौरान अपने ओरल ऑब्जर्वेशन में बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच से तस्बीह दी थी, जिसके बाद इसको लेकर हंगामा हो गया। लेकिन बाद में चीफ जस्टिस ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान का मकसद ये नहीं था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक पार्टी का कयाम भी अमल में आ चुका था। Somebody who is there to protect the freedom of expression. एक ऐसा शख्स जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहफ्फुज़ के लिए है, वो कैसे नौजवानों का मवाजना कॉकरोच और पैरासाइट से कर सकता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि नौजवान अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मायूसी हुई और मैंने ट्विटर पर अपना रिएक्शन डाला, जिसमें मैंने पूछा क्या होगा जब सब कॉकरोच एक साथ आ जाएं। मुझे जेनजी का रिस्पॉन्स मिला और उन्होंने कहा कि हमें साथ आना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। इसी से मुझे आइडिया आया कि हमें एक ऑनलाइन पैरोडी पार्टी बनानी चाहिए जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी हो। अगर आप हमें कॉकरोच कह रहे हैं तो ठीक है, हम कॉकरोच जनता पार्टी बनाते हैं। अब सवाल ये कि इस पार्टी का हिस्सा कैसे बना जा सकता है और इसका मकसद क्या है, मगर उससे पहले एक कैविएट। ये एक हकीकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि एक पैरोडी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे सोशल मीडिया पर पैरोडी अकाउंट्स होते हैं। पार्टी की वेबसाइट के मुताबिक इसका मकसद उन नौजवानों के लिए एक पार्टी की तामीर है जिनको लगातार लेजी, क्रॉनिकली ऑनलाइन
और हाल के दिनों में कॉकरोच कहा जाता रहा है। यही इनका मकसद है, बाकी सब तंज। इसलिए पार्टी मेंबरशिप का क्राइटेरिया भी दिलचस्प है। पहला क्राइटेरिया बेरोजगार होना, दूसरा क्राइटेरिया लेजी होना, तीसरा क्राइटेरिया क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना, हर दिन कम से कम 11 घंटे, और चौथा और आखिरी क्राइटेरिया प्रोफेशनल अंदाज में अपने गुस्से का इजहार। हकीकी पॉलिटिकल पार्टी की तरह इस पार्टी का एक मैनिफेस्टो भी है, जिसके बारे में खुद पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके का कहना है कि ये इंडियन डेमोक्रेसी और मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत हाल की अक्कासी करता है। I think the manifesto describes the current situation. मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टो इंडियन डेमोक्रेसी और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को बयां करता है। हम देख रहे हैं कि वो जज जिन्हें न्यूट्रल रहना होता है, जिनका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वो रिटायरमेंट के बाद हुकूमत से फायदा हासिल करते हुए देखे जा सकते हैं। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जुडिशरी को आज़ाद होना चाहिए। अगर जुडिशरी भी हुकूमत की राह पर चलेगी तो फिर क्या रह जाएगा? फिर डेमोक्रेसी को कौन बचाएगा? दूसरी बात ख्वातीन के रिप्रेजेंटेशन को लेकर है। मैं बचपन से सुनता आया हूं कि ख्वातीन को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप सही में चाहते हैं कि ख्वातीन का रिप्रेजेंटेशन हो तो उन्हें रिजर्वेशन दीजिए, और 33% नहीं बल्कि 50% रिजर्वेशन दीजिए। इसी बीच इंडिया के कुछ नामवर लोगों ने भी इस पार्टी को ज्वाइन करने की ख्वाहिश जाहिर की है, जिसमें अपोजिशन पार्टीज के रहनुमा और मेंबरान पार्लियामेंट कीर्ति आज़ाद और महुआ मोइत्रा भी शामिल है। जहां एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ऑफ इंडिया को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, वहीं इसके फाउंडर के मुताबिक हुकूमत ने पार्टी के ट्विटर अकाउंट को इंडिया में विथहोल्ड कर दिया है, जिसके जवाब में पार्टी ने एक नया हैंडल बनाया है जिसका नाम है कॉकरोच इज बैक। मैंने सोचा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बेटी को क्या जवाब दूंगी। बेटी मुझे कहेगी कि मामा इंसाफ कहाँ है, आप वहां से खाली हाथ आ गए, मेरे लिए इंसाफ भी नहीं मांगा। ये कहना है इस्लामाबाद में गुज़िश्ता साल कत्ल होने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ की वालिदा का। सना यूसुफ के वालिदैन ने जहां अब मुकदमे की तकमील और मुजरिम को सजा सुनाए जाने के बाद इत्मीनान का सांस लिया है, वहीं उनका कहना है कि ये वक्त गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल था। नाजिश फैज से गुफ्तगू करते हुए सना यूसुफ की वालिदा फरजाना यूसुफ का कहना था कि सना के जाने के बाद जिंदगी बहुत मुश्किल रही है। जो कुछ हो भी गया तो फिर मैं जाके बेटी को क्या जवाब दूँगी उधर जाके? वो मुझे कहेंगी कि मामा इंसाफ, अब खाली हाथ आ गए आप उधर से, मेरे लिए इंसाफ भी नहीं मांगी। सना अपने कमरे में थी, 2 गोलियां मारी मेरी बेटी को, इधर पेट पे भी वो निशान है अभी भी। पटेल पहुंचे, मेरे लगता था कि ये जिंदा है, मुझे ऐसा लगता था। मैं उसको यूं यूं करके सना 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 ही कहती रही, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। ज़िंदगी बस वही है, औलाद के बगैर ज़िंदगी क्या होती है, अधूरी होती है ना। जज्बाती थी, छोटी भी थी उम्र में, उन्होंने कहा कि पापा कोई कुछ नहीं होगा, और जब कुछ होगा ना आपकी इज्जत जो है ना इसका ख्याल रखोगी, मैं अपनी जान तो दे दूँगी। केस का फैसला आ गया है, क्या आप लोग मुतमईन है जो फैसला आया है? जी बिल्कुल, हम मुतमईन हैं, क्योंकि इतना ज़बरदस्त फैसला हुआ, तो फिर इस वजह से हम लोगों ने बस खुश हो गई कि सना को इंसाफ मिल गई, मेरी बेटी को। ये हमारे ज़ात के, हम अपने ज़ात के लिए केस नहीं लड़ी, हमने उन बच्चियों के लिए लड़े हैं केस, उन बच्चों के लिए लड़े हैं, उन बहनों के लिए लड़े हैं, उन माओं के लिए लड़े हैं जो माशरे में क्राइम ज़्यादा होते हैं। उस क्राइम को किसी तरीके से जो है कंट्रोल किया जाए, ताकि ऐसे मुजरिमों को सज़ा मिले। सज़ा मिलने के बाद ही ये केस कंट्रोल हो सकता है। 1 साल ये केस चलता रहा, कितना मुश्किल था, कितना आसान था, कोर्ट की हियरिंग्स भी चल रही थी। बहुत मुश्किल, रोज़ निकलना घर से, रोज़ ये कहकर निकलना क्या पता आज क्या होगा, फिर सना को बता के निकलना। मैं कहती थी बेटी भी नहीं है और क्या पता इंसाफ मिल जाएंगे कि नहीं, इस तरह मतलब सोच के बंदा बाहर निकलते। मुलजिम की तरफ से काफ़ी वो लेट डाउन करने की कोशिश की कोर्ट में, और कोर्ट के साथ भी काफ़ी अटैक किया, हमारे लायर के ऊपर अटैक किया। निकल के कोर्ट जब पहुंच जाते हैं, पहुंच जाके उधर मुजरिम को सामना करना मुझे नहीं होते थे बर्दाश्त, अंदर मैं बाहर बैठ जाती। अब मुजरिम को नहीं देखती थी? नहीं, मैंने मुजरिम को ना, मैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा मैंने, फिर मैं यूँ करके ना मैं उस तरफ साइड, मैंने अपने इस क्यू साइड भी नहीं किया इस तरह ना, मैंने कहा वो मुझे नज़र ना आया। तभी सना ने बताया कि सोशल मीडिया पे कोई इस तरह के थ्रेड्स आ रहे हैं, लोग
चैलेंजेस क्या उसको फेस करने पड़े? नहीं, कभी नहीं ना। मैं अक्सर ना किसी बच्चियों का भी जिक्र करके ना सना से पूछने की कोशिश करती थी कि सना अगर कुछ ऐसा है, इस लड़की को इसके साथ ये हुआ, इसके साथ वो, कहती मामा मेरा कुछ नहीं, वो हमारे साथ इतना वो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मुझे। घर में बच्चे मौजूद होते तो माँ बाप को ये लगता है कि ये तो बिल्कुल सेफ है। जब बाहर निकलते थे या कुछ हो जाता तो फिर थोड़ा सा डर भी होता कि माँ वो कहाँ चले गए। वो कॉलेज में होती थी, कॉलेज में क्या करती थी, मैं गाड़ी लेकर पहले पहुँच जाके खड़ी हो जाती थी। सबसे पहले मेरे ख्याल में मैं पहुंच जाती थी कॉलेज इनके बाहर। तो फिर जब वो सारे लड़के ने कहा किधर गए, फिर वो आ जाती थी। मैं इसी तरह थी, मतलब परेशान थी इसके लिए, हमेशा इसके लिए परेशान थी मैं। और बाकी लड़कियां भी कहती थी कि सना हर जगह आपकी मामा साथ होती है, तो कहती थी हाँ ना मामा साथ होती है। ये तकरीबन 2 दिन का वाक़या है। कोई 2 दिनों के अंदर जो प्रिंट में भी जो आया है केस के अंदर, ये फाइल में मौजूद है कि 29 तारीख से 2 तारीख का वाक़या है। वो उसने अपने कोई कॉल की है, उसने इसको रिस्पांस नहीं दी है। उसने केक और वो कोई जाली डॉलरों का हार लेके आया है और वो यहाँ पे किसी गेट के पास छोड़ के चला गया। जब रिसीव नहीं हुआ, उसको रिस्पांस नहीं मिली, तो ये उनकी जो अना का जो है ना वो बन चुका है। 2 जून 2025 को हुआ क्या था? सुबह हम उठी, फिर सना ने नाश्ता वगैरह किया। 1 बजे उठ गई थी वो सना। उठ के फिर मैंने नाश्ता बनाया, सैंडविच वो उसको पसंद थी, मैंने सैंडविच बनाया चाय के साथ, वो दे दिया। फिर इसके बाद 2-3 थोड़ा सा मैंने इसके जो प्रमोशन करके आए थे, मैंने इसके कपड़े पैक किया उधर। इस टाइम बातें शातें की इसी कमरे में, मैं उधर बैठ के बातें कर रही थी, वो इधर बेड पे हमसे बातें करके तकरीबन 5 बज गए थे। उनकी फूफी भी थी, घर पे ही मौजूद थी हम लोग। इनके पापा को कहीं वर्कशॉप जाना पड़ गया तो फिर ये गाड़ी लेकर चले गए। 5 बजे के तकरीबन अचानक वो दाखिल हुआ एक बंदा, दरमियाना कद। तो फिर आते ही सना पे गोली फायरिंग कर दिया। मैं भी इधर ही टीवी लंच में ही मौजूद थी, मैं भी, और इनकी फूफी भी मौजूद थी घर पे। सना अपने कमरे में थी, 2 गोलियां मारी मेरी बेटी को। इधर पेट पे भी वो निशान है अभी भी, इधर भी लगा हुआ था इसका। जो सना को होश में लाने की कोशिश की लेकिन नहीं आया वो, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर थी ना, क्या पता वो ख़त्म हो गई थी इधर ही। मैंने बस उसको अपने गाड़ी में डाल दिया, ये जो नीचे गाड़ी खड़ी उसमें डाल दिया हम लोग के। मैंने इसको कॉल कर दिया रास्ते में, मैं होश में ही थी। मैंने अपनी बेटी को संभाल लिया, अपने बेटी को सब कुछ हो करके मैंने गाड़ी में डाल के मैंने इनको कॉल कर दिया। मैंने कहा कहाँ हैं आप? उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहती है सना को गोली मारी किसी ने। पटेल पहुँची, मेरे लगता था कि ये जिंदा है, मुझे ऐसा लगता था। मैं उसको यूं करके सना 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 ही कहती रही, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। हमने सना को गाड़ी से निकाल कर स्ट्रेचर में रख के उनके जो KRL के इमरजेंसी में ले गए। तो डॉक्टर साहिबा थी, उनके स्टाफ थे, उन्होंने कहा कि भाई ये एक्सपायर हो चुकी हैं और ये पुलिस केस है, आप ये हमारा हम केस वो नहीं कर सकते। जब सना ने कहा कि वो इस तरह सोशल मीडिया की दुनिया में आना चाहती है, कंटेंट क्रिएट करना चाहती है, तो आपने क्या उस टाइम आपका रिस्पांस था? वो छोटी थी ना, जब हम लोग चित्राल गए थे अपनी ननियाल में, वो अपनी दोस्तों के साथ वीडियो बनाती थी। FSC के पेपर चल रही थी ना, इस वक्त इसने मेरे ख्याल में सुबह तक पढ़ा, पढ़ के वो बोर हो गए। तो फिर इस वक्त इन्होंने कोई आइडिया इसके दिमाग में, पढ़ाई एक नशा है, इसने वो वीडियो लगाई। क्या आपको ये बता दूं कि पढ़ाई ना एक नशा है, हम शरीफ लोग हैं, हम नशा नहीं करते। सुबह मुझे कहा मामा एक वीडियो मैंने लगाई है, मुझे वो पढ़ के मैं बहुत बोर हो गई, मैं ये पब्लिक कर दूं? मैंने कहा नहीं सना नहीं इस तरह। मैंने कहा इतना सा इससे क्या होता है? कहती मामा कुछ नहीं होता वैसे। उसने लगा दिया, वो वायरल हो गया। तो मैंने कहा अपनी बाबा को कॉल करूँ, मुझे नहीं, मैं नहीं हूँ इसमें। तो फिर इसने बाबा को कॉल कर दिया, बाबा मैंने ये लगाई थी वीडियो और वायरल हो गई और लोग मुझे प्रमोशन के लिए वो कर रहे। तो फिर इनकी बाबा ने कहा पेपर ख़त्म हो गए। इन्होंने कहा हाँ पापा पेपर ख़त्म हो गए, बस सिर्फ प्रैक्टिकल है। कहती अच्छा ठीक है कर लो, ये इस तरह मना नहीं। पढ़ाई के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा वो करता था, मैं डांटता भी था बाज़ी टाइम। ये पढ़ाई के लिए बहुत कहती थी CSS ऑफिसर बनना है आपने ये। तो फिर कहती मामा ये बाबा क्यों मुझे कह रही है कि क्योंकि वो तेज़ थी ना, इसको बंदा पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छी थी, मेहनत भी बहुत करती थी, इस वजह से होता था कि CSS ऑफिसर बना। तो फिर कहा नहीं बाबा मेडिकल का मुझे शौक है, मुझे ये करने दो। तो फिर आखिरकार मैंने भी कहते मेडिकल करने दो, खैर है। मैंने कहा सोशल मीडिया कहती इतवार वाले दिन थोड़ा सा कर लूँगी, ज़्यादा नहीं। सना की चीज़ें वैसे ही आपने रखी हुई हैं, टेबल पे चीज़ें हैं, सना की पोर्ट्रेट है, कमरे उसके अलमारी में चीज़ें सारी वैसे ही पड़ी हैं। कपड़े इनको बहुत शौक था इससे, कपड़ों का और जूतों का। तो ये जो थी ये बहुत इनकी पसंद थी। पता नहीं कब तक रखूँगी ये मुझे नहीं पता, कि वरना ये ख़त्म हो जाएंगी। मैं कहूँगी कि सना भी वो नहीं है, तो फिर इस वजह से मैं कहती हूँ इनको देखकर मुझे लगता है कि सना क्या कॉलेज में है, आ जाएगी, इस तरह सोच के ये मैंने रखा है। मैं नहीं हाथ लगाने देती। ये जो है ये खुद अपने पैसे से ख़रीदा है,
कहती थी ये मतलब ये ब्रेन में जाकर कहती थी ये एक दफ़ा पहनती थी कपड़े, मैंने कहा 2 दफ़ा भी पहनो, कहती थी मामा 2 दफ़ा पहनने से ना बेइज्जती होती है। आप बता रही थी कि सना की नानी का घर भी 3 घर छोड़ के है और आप इतना सना को प्रोटेक्ट करती थी कि अगर जाती भी थी तो आप पीछे जाती थी देखने के लिए, कॉल करती थी नानी को। ये बाहर निकलती थी ना, मैं ये अगर घर में कोई हो ना, मैं कहती थी चलो चलो सर इसको पीछे करो, ये उधर चली जाती है। मैं कहती थी मैं इससे परेशान हो जाती थी। अगर फिर मैं या कोई घर में होती थी तो फिर वो छोड़ के आती थी या मैं खुद थोड़ा सा लेट होती थी। मैंने कहा क्या पता वो घर से निकली है, निकल के पता नहीं क्यों नहीं पूछे। फिर अम्मी को कॉल करती, अम्मी सना कहती थी मामा, मेरे अम्मी को गुस्सा थी, कहती कहाँ गए, जाना इधर ही है। कभी प्रमोशन के लिए कभी किसी के लिए, मैं साथ नहीं थी इनके मामू को, मेरा छोटा भाई है तो फिर इनको साथ सना के साथ वो चली जाती। वो बेटियों भी वही बनाती थी, कैमरामैन भी वही था, वो जो मामू था। जो नई जनरेशन है, यंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, स्पेसिफिकली उन बच्चों और उनके वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सोशल मीडिया में हो या वो यूनिवर्सिटी में हो या किसी भी जगह हो, ये जो हम जो इंसाफ जो मांग के अदालत में जाते रहे और इंसाफ जो मिला है उन्हीं बच्चियों के लिए है। अब इस केस के बाद कोई भी ऐसे क्रिमिनल हो तो 1000 दफ़ा सोचेगा कि मैं ये क्या काम कर रहा हूँ और मेरे से पहले जो इसका अंजाम क्या हुआ जो किए हैं। वो माँ बाप जो हैं बच्चों के साथ रहें और उनके एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखें और उनको अच्छे काम की जो हैं एडवाइस करें। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में कुछ मस्बत इशारे ज़रूर मिले हैं, ताहम ईरान के यूरेनियम ज़खायर और आबनाए हुर्मुज़ की कंट्रोल जैसे अहम मामलात पर अब भी तातुल बरकरार है। अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सिलसिलावार पैगामात में कहा कि मौजूदा कशीदा सूरत हाल के बावजूद बातचीत के अमल में मोहतात उम्मीद पाई जाती है, ताहम उनके बकौल सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है।